अब हम लोग आते हैं बंगाल। इसके बाद मराठाओं का पतन हो जाएगा। रघुनाथ राव अपने बेटे नारायण राव को राजा बनाना चाहेंगे और आंतरिक कलह शुरू हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उभार होगा, जैसे ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़, पुणे में भोसले। तो ये क्षेत्रीय मराठा शक्तियों का उदय होगा और बाद में यही शक्तियां अलग अलग रूप में लड़ने लगेंगी और यहीं से मराठा साम्राज्य का पतन हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग इतनी सी बात किस वीडियो में सीख रहे हैं? इस वीडियो में सीख रहे हैं कि किस तरह से मराठों का उत्थान और पतन होता है। आइए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बंगाल। हम बंगाल के शासकों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको दे चुके हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमने आपको ये नहीं बताया है कि किन शासकों से कैसे प्रश्न बनते हैं और उनको कैसे हमको हल करना चाहिए। आइए देखते हैं। बंगाल, लैंड ऑफ कुबेर, लैंड ऑफ कुबेर, लैंड ऑफ वेल्थ, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, भारत का स्वर्ग, हेवन ऑफ इंडिया, इतने नामों से नवाजा जाने वाला एक प्रांत है जिसका नाम है बंगाल। पावर सेंटर ऑफ इंडिया, भारत की सत्ता का केंद्र। अब आधुनिक बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? कभी कभी ज्योग्राफी से भी प्रश्न इससे रिलेट कर दिया जाता है। तो आधुनिक बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये इसकी टेरिटरी में आते थे। दीज एरियाज वर इंक्लूडेड इन बंगाल। कृषि से संपन्न राज्य था। इट वॉज फ्लरिश्ड इन एग्रीकल्चर। गंगा, सोन नदियों का दामोदर, ब्रह्मपुत्र, इन सब का क्या है? बहाव क्षेत्र। और जब बहाव क्षेत्र है तो कृषि रूप में क्या होगा? संपन्न। फर्टाइल लैंड, उपजाऊ क्षेत्र। सबसे ज्यादा चावल आज भी कौन निकाल रहा है पूरे देश में? बंगाल। पीसीएस में हर बार वो क्वेश्चंस, चाहे करंट अफेयर्स को लेकर के रख लीजिए, इकोनॉमिक्स को मान करके रख लीजिए, हिस्ट्री को मान करके रख लीजिए, प्रश्न आते ही आते हैं कि चावल के निर्यात में, चावल के उत्पादन में किन राज्यों का कौन सा क्रम है और पहले नंबर पर अक्सर कौन रहता है? बंगाल। फर्टाइल लैंड। करंट अफेयर हिस्ट्री से कवर होता है ना, पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। व्यापार, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लैंड ऑफ वेल्थ, लैंड ऑफ कुबेर, भारत का स्वर्ग। कैसे होगा? जहां का बिजनेस फ्लरिश होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप, एलन मस्क। अच्छा, हम लगातार देख रहे हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कहां से बिलोंग कर रहे हैं? अमेरिका से। कीनिया से कोई क्यों नहीं है? बुरुंडी से कोई क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने? चाहे जितना बड़ा योग्य व्यक्ति हो, अनुकूल दशाओं में ही विकास कर सकता है, विपरीत परिस्थितियों में विकास नहीं कर सकते आप। अंग्रेजों ने वेट किया औरंगजेब तक कि परिस्थितियां थोड़ी सी डाउन हो तभी अटैक किया जा सकता है। अमेरिका, रसिया जब तक मजबूत हैं एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, चाहे रसिया चाहे जितनी मनमानी करे यूक्रेन के साथ। दो शक्तिशाली प्रतिद्वंदी कभी आपस में नहीं लड़ते हैं, नेवर। टू स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट्स नेवर फाइट टू ईच अदर डायरेक्टली। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पर्दे के पीछे से कूटनीतिक लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, लेकिन सामने कभी युद्ध नहीं लड़े जाते। और जितने भी सामने से दो महाशक्तियों ने लड़ने की कोशिश किया है, नुकसान दोनों का हुआ है। इस तरह से व्यापार क्षेत्र। और पूछा जाता है कि बंगाल से किन किन चीजों का निर्यात किया जाता था। उन आर्टिकल्स के नाम लिख दिए गए हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। सूती वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र हैं, शोरा है, अफीम है, नील है, चावल है। तो कॉटन, सिल्क, शोरा, ओपियम, इंडिगो, राइस। और सबसे ज्यादा क्या निर्यात करते थे? डच लोग भी। डच लोग सबसे ज्यादा यहां से सोरा निर्यात करते थे। ठीक है, तो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स भी है। कई बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि ऊर्जा के तात्कालिक सबसे बड़े स्रोत के रूप में क्या है? तो कच्चा सोरा। ठीक है, और टोटल निर्यात में अकेले बंगाल की हिस्सेदारी कितनी थी? 60%। बहुत बड़ी बात है। अकेला राज्य पूरे भारत के टोटल निर्यात में क्या कर रहा है? 60% का योगदान दे रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बंगाल कितना धनी राज्य था। ये सारे फैक्ट हैं, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। बंगाल के नवाब, यहां से भी प्रश्न आते हैं और इनका क्रम भी पूछा जाता है।
तो क्रम से सारा जान लेते हैं। मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां, टाइम पीरियड है 1717 से 27। हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया है कि 1700 में ये गवर्नर बन के आता है बंगाल, और 1717 में बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसलिए अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने वाला पहला नवाब कौन? मुर्शीद कुली खां। आधुनिक बंगाल का निर्माता कौन? मुर्शीद कुली खां। ठीक है। फिर है सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन, टाइम पीरियड है 1727 से 1739, 1739। क्लियर। फिर है सरफराज, सरफराज खान, 1739 से 1740। फिर है अली वर्दी खां, फिर है अली वर्दी खां। ठीक, इनका नाम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद अगले प्रशासकों को देखा जाता है। अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला, सत्रह सौ छप्पन से 1757, 1756 टू 1757। फिर है मीर जाफर, 1757 टू 1760। फिर है मीर कासिम, मीर कासिम। फिर है मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर। स्वार्थ को लेकर के कैसे ये अंग्रेजों के हाथ में खेलते हैं, यही कहानी है। फिर है नजीबुद्दौला, सॉरी नजमुद्दौला, नजमुद्दौला। फिर है सैफुद्दौला, ये जानना जरूरी नहीं है बहुत सर। फिर है मुबारक दौला, मुबारक दौला। आपको जानना सिर्फ नजमुद्दौला तक ही है, ठीक है, क्योंकि इसी के साथ होगी इलाहाबाद ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। मीर जाफर के समय में होगा बैटल ऑफ बक्सर। सिराजुद्दौला के कार्यकाल में होगा बैटल ऑफ प्लासी। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ये शासकों का क्रम याद रखिएगा। यहां से क्या होंगे प्रश्न, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं एक दूसरे को हटा करके। स्पेशली मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, नजमुद्दौला, ये सारे प्रश्न और डेट याद रखना चाहिए। आइए, अब हमने आपको बताया है कि आधुनिक बंगाल का निर्माता कौन? मुर्शीद कुली खां। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? स्वतंत्र गवर्नर कौन? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, तो ये मुर्शीद कुली खां है। ये कौन थे? ये दक्षिण के ब्राह्मण थे। ही वाज ब्राह्मण, ये दक्षिण के ब्राह्मण थे। इन्होंने क्या स्वीकार कर लिया था? इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और इनकी स्पेशलाइजेशन क्या था? ये भू राजस्व के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। ही वाज स्पेशलिस्ट इन इकोनॉमिक एरिया, स्पेशली इन रेवेन्यू एरिया। 1700 में ये बंगाल के गवर्नर बन के आए थे। 1717 में इन्होंने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की थी। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। मुर्शीद कुली खां, एक दक्षिण ब्राह्मण, 1700 में गवर्नर, इस्लाम धर्म स्वीकार, 1717 में स्वतंत्र राज्य की घोषणा। कौन शासक होगा? मुगल, फारूक शेयर, राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, स्पेशलाइजेशन रेवेन्यू सेक्टर। क्लियर?
क्यों बताया गया कि ये एक रेवेन्यू स्पेशलिस्ट हैं? क्योंकि कौटिल्य का एक वाक्य आपका पीछा करेगा पूरे प्रशासनिक क्षेत्र में, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मूव सराउंडिंग फाइनेंस आर रेवेन्यू। पूरा का पूरा प्रशासन राजस्व के चारों तरफ घूमेगा, और राजस्व है तो आप राजा हैं। इसीलिए कलेक्टर का पद बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया, पोस्ट ऑफ कलेक्टर। क्यों? कलेक्ट रेवेन्यू, जितना रिसोर्सेज होगा उतना राज्य समृद्ध होगा, और जितना राज्य समृद्ध होगा राजा उतना कामयाब कहा जाएगा। क्लियर? इसने क्या किया? खालसा भूमि का विस्तार किया। ही एक्सपेंड खालसा लैंड। खालसा लैंड क्या होती थी? क्वेश्चन मार्क। खालसा भूमि कहते थे सरकारी भूमि को, और जब सरकारी भूमि में वृद्धि होगी तो राजस्व में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगी। अब इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी मैंने कहा था किसने स्टार्ट किया था मुगल काल में? जुल्फिकार खान अर्थात जहांदार शाह। ये ठेकेदारी है, ठेकेदार, लंबरदार, थानेदार। शोषण, एक्सप्लॉइटेशन किसका? फार्मर क्लास, कृषक। यही बाद में पतन का कारण बनेगा। विद्रोह, आंतरिक अशांति, उसका लाभ बाहरी लोग उठाएंगे। तकाबी ऋण जारी किया, हासिल और जमा। जमा और हासिल को नोट करवाने की प्रथा लगवाई। इसका मतलब है कि शोषण कम होगा जब रिकॉर्ड मेंटेन होगा। रेवेन्यू स्पेशलिस्ट ऐसे ही थोड़ी था, जहांदार टाइप आंख मूंद के फैसले नहीं लिया कि समस्या है लाओ इससे बचने के लिए दूसरा लोन लेते हैं। उसने उसकी व्यवस्था की, कड़े अनुशासन का पालन किया। जमींदार विद्रोह हुए, सीताराम, उदय नारायण, गुलाम हुसैन, जुजात खान, आजाद खान, इन लोगों ने विद्रोह किया। इनका दमन नोट कर लीजिएगा। सीताराम, उदय नारायण, गुलाम हुसैन, सुजात खान, आजाद खान, इन सब ने विद्रोह किया, इन सबका दमन किया गया। किसने किया? मुर्शीद कुली खान। ठीक, ये बात हम पीछे आपको चित्र, रेखा चित्र, सारे माध्यमों से समझाने की कोशिश की है। हाँ, ऊर्जा की कुछ कमी है, लेकिन आपको एग्जाम में चॉइस और मनोरंजन दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको सफल होना है तो अच्छी चीजें कहीं से मिले। रावण को मजा नहीं आ रहा था जब हनुमान जी बता रहे थे कि सीता को वापस कर दो। रावण ने कहा एक बंदर सिखाएगा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, और हनुमान जी ने क्या कहा? अच्छी बातें कहीं से मिले, सीख लेनी चाहिए। ये भविष्य को सुगम बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, और अहंकार व्यक्ति को मिट्टी में मिलाते हैं। ठीक है, तो सीखने की पद्धति जहां से अच्छी मिले सीख लीजिए। तो ये जमींदार विद्रोह और इनका पूरी तरह से दमन किया गया। इस तरह से मुर्शीद कुली खां एक बेहतरीन शासक था। उसने सुधार किए जिन जिन क्षेत्रों में किए। यहाँ से प्रश्न आते हैं, उनको देखिएगा। कौन कौन विद्रोह हुए ये देख लीजिएगा, किसने किए, इनका नाम आपको दे दिया गया है। ये सुजाउद्दीन दामाद था मुर्शीद कुली खां का, और उड़ीसा का सूबेदार भी। ठीक है, सुजाउद्दीन एक एडवाइजरी काउंसिल, सलाहकार परिषद के आधार पर काम करता था। He was working on the advice of advisory council, UPA 1, UPA 2, advisory council. On the advice of it, मनमोहन सिंह was working, जिसके सलाह पर मनमोहन सिंह काम करते थे। क्लियर? कौन कौन थे इस सलाहकार परिषद में? अलीवर्दी खान, हादी अहमद, अमीचंद, फतेहचंद, राय रायन। क्या हो गया? फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। कब दिया? 1744 में, इन 1744। ये क्या थे? बंगाल के सबसे बड़े बैंकर। उस समय आरबीआई नहीं था, लेकिन आरबीआई के रूप में कौन काम करता था? जगत सेठ। बहुत बड़े व्यापारी थे ये। इनका मूल नाम माधवराव माखाजी था। मखाजी, माधवराव मखाजी।
क्लियर? इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और सुजाउद्दीन अपनी एडवाइजरी काउंसिल, और एडवाइजरी काउंसिल में इतने लोग, और कहते हैं बैसाखी सोने की ही सही व्यक्ति को लंगड़ा ही बनाती है। आप मिडवल काल में क्या पढ़ते हैं? तुर्कानी चहलगामी 40 लोगों का संगठन कौन बनाता है? इल्तुतमिश। और बाद में वही उनके सामने नहीं, लेकिन उनके आने वाले शासकों के बारे में क्या बन जाते हैं? चुनौती। क्योंकि ये सारे लोग महत्वाकांक्षी होंगे, और जब महत्वाकांक्षी होंगे तो आपके भी भविष्य के साथ समझौते करेंगे। तो इसलिए आरबीआई ऑफ बंगाल, फतेह चंद सबसे बड़ा बैंकर, इसीलिए जगत सेठ की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला। ये मुगल बादशाह को भी मदद करते थे। इसीलिए मुकेश अंबानी के बारे में एक कहावत है, उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस एंड बीजेपी बोथ आर माई टू पैकेट्स। ये मेरी दो जेबें हैं। सरकार किसी की आए, शासन पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू आता है व्यापार से, और व्यापार बंद करके कोई सरकार लंबे समय तक स्थापित नहीं रह सकती, चाहे जो जितना चिल्लाए कि ये उद्योगपतियों के साथ मिले हुए हैं। भिखारियों के साथ मिलकर के सरकारें नहीं चलाई जाती। इसलिए क्या कहा गया है दंगल मूवी में? भेड़ के हाहाकार से अच्छी शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल दंगल, जन्म से लेके मरघट तक दंगल दंगल। युद्ध लाइफ की अनिवार्य तत्व है, इसे भागना नहीं पड़ेगा। अर्जुन पंडित मूवी का एक गाना है, हर कदम पर कातिल है कहां जाए कोई। इसका मतलब है कि युद्ध की चुनौतियों से हमें डरना नहीं है। शेक्सपियर कायर बार बार मरता है, बहादुर सिर्फ एक बार मरता है जब उसकी मृत्यु आती है। बाहुबली का डायलॉग, मृत्यु अलग करे तो और कोई बात नहीं, लेकिन उसके पहले आपके किसी भी स्वाभिमान के साथ हम कोई समझौता नहीं करने देंगे। आपके गौरव और मान मर्यादा पर आंच नहीं आने देंगे। ये प्रशासनिक अधिकारी का कमिटमेंट है। क्लियर? चुनौतियों से डरेगा नहीं, उसका खुलकर सामना करेगा। और 1739 में किसकी मृत्यु हो जाएगी? सुजाउद्दीन। सरफराज खां अगला प्रशासनिक अधिकारी है, सरफराज खां। और ये सुजाउद्दीन का पुत्र है, सन ऑफ सुजाउद्दीन। क्लियर? इसको एक टाइटल मिली है आसफुद्दौला की। आसफुद्दौला, ही टुक द टाइटल ऑफ आसफुद्दौला। इसने बिहार राज्य को क्या किया? बिहार राज्य के रेवेन्यू को लेकर के अली वर्दी खां से तनाव ले लिया। अब अली वर्दी खां के साथ कुछ लोग मिले हुए थे, जैसे हाजी अहमद, फतेह चंद और अमी चंद। ये लोग मिले हुए थे अली वर्दी खां के साथ, व्यापारी हैं। बोहरा कमीशन ने भी ये रिपोर्ट 1997 में भारतीय संसद पर के पटल पर रखी। कहा भारतीय राजनीति अब खतरनाक दिशा की तरफ बढ़ रही है। राजनेताओं का अपराधियों और व्यापारियों से गठजोड़ हो रहा है, और इस गठजोड़ में खतरनाक नेक्सस ये बन रहा है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो रही है। और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जुडिशरी भी कभी भी इसका पार्ट बन सकती है। एक बार फिर शासन, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly टू रिजॉल्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि बी द पीपल द सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी एंड सोर्स एंड पावर्स। हम भारत के लोग जो सारी सत्ता और शक्ति के केंद्र हैं, वो कब किनारे कर दिए जाएंगे पता नहीं चलेगा। यहां भी चंद लोगों ने निर्णय लेना शुरू कर दिया, अली वर्दी खां, इनके साथ मिले हुए इतने लोग। और दिक्कत क्या है? बिहार के राजस्व को लेकर के घपला, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब मांगता है, और ये लोग देने से बचते हैं, जिसके कारण गिरिया का युद्ध होता है, बैटल ऑफ गिरिया 1740, जिसमें अली वर्दी खां इन 3 लोगों के सहयोग से सरफराज खां की हत्या कर देता है। क्लियर? इस तरह से सरफराज खां का अंत हो जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम की चीज है। अली वर्दी खां मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था। और तुर्कानी चहलगामी अगर हम पीछे चले जाएं तो उसका एक मेंबर है बलबन। बाद में बलबन भी राजा बनेगा, और यहाँ एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर अली वर्दी खां भी राजा बन रहा है। तो 1740 से लेकर के 1756
किस वंश की स्थापना कर रहा है? अफसार वंश। ही इस्टेब्लिश्ड अफसार डायनेस्टी। इसने अफसार वंश की स्थापना की। कौन सी उपाधि ली? सुजाउद्दीन। ठीक है। इसका मूल नाम क्या था? व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ अलीवर्दी खां? मिर्जा मोहम्मद। मिर्जा मोहम्मद, ये इसका वास्तविक नाम था, मूल नाम था। इसने 2 करोड़ रुपया मोहम्मद शाह रंगीला को पहुंचाया। 2 करोड़ रुपया किस बात के लिए? कि मुझे ही बंगाल का गवर्नर माना जाए, सूबेदार माना जाए। और आपको पता है कि रंगीला का चरित्र कैसा था, समझ पा रहे हैं ना आप? मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए घूस दे करके अपने आप को सरफराज खां की हत्या करने के बावजूद बंगाल का क्या बना लेता है? नवाब। और जब नवाब बना देता है तो उसके बाद से न तो वो कोई नजराना भेजता है, न उपहार भेजता है, न किसी प्रकार का राजस्व भेजता है। मोहम्मद शाह रंगीला को केवल एक बार 2 करोड़ रुपया देकर के अपने आप को बंगाल का गवर्नर घोषित करा लेता है। फिर कोई टैक्स नहीं, कोई उपहार नहीं, कोई भेंट नहीं। ठीक है। और दूसरी तरफ उसने समझौता मराठों से कर लिया। अनदर साइड ही मेक अनदर ट्रीटी विद मराठाज। और मराठाओं से क्या समझौता किया? उड़ीसा की चौथ आपको देंगे और 12 लाख रुपया वार्षिक कर भी देंगे। चौथ ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ उड़ीसा एंड 12 लाख ईयरली मराठों को देंगे। इसके बदले में मराठे इनकी सुरक्षा करेंगे। मराठा विल प्रोटेक्ट देम। टाइम पीरियड देखिए, अलीवर्दी खां, टाइम पीरियड 1740 से 56, अटक से लेके कटक तक। किसका शासन? बालाजी बाजीराव। क्लियर? समझ में बात आ रही है? मुगल सत्ता गिर रही है, राज्य स्वतंत्र हो रहे हैं, मराठा राइज कर रहे हैं। उस राइज में जो राइज कर रहा है उसी का समर्थन खोजा जा रहा है। अंग्रेज भी अभी डरे हुए हैं कि मराठा कहीं ज्यादा आक्रमण ना करें, ताकतवर ना बन जाएं। ठीक है, तो मराठाओं की शरण खोजी जा रही है। उड़ीसा की चौथ और 12 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार कर लिया, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लिया। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़िएगा, फिगर फाइंड आउट करके आसानी से आप उसकी थीम में प्रवेश कर जाइएगा। और तीसरा, यूरोपियंस की तुलना उसने मधुमक्खी से की। ही कंपेयर्ड यूरोपियंस विद बी। और क्या कह रहा है? अगर इन यूरोपियंस को न छेड़ा जाए तो ये मधुमक्खियों की तरह हमें शहद देंगी, और अगर इन्हें छेड़ दिया जाए तो ये हमें दौड़ा दौड़ा करके काटेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे कथन पूछे जाते हैं आपसे एनसीईआरटी के। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से हिस्ट्री उलझती है, वो ये है कि अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। क्या थी? पुत्रियां। कौन कौन सी? आइए देख लेते हैं। अमीना बेगम है, घसीटी बेगम है, मुनीरा बेगम है। ये 3 पुत्रियां हैं इनकी। आइए देखते हैं उनकी किससे शादी होती है, उनके कौन से बच्चे हैं जो बंगाल के गवर्नर बनेंगे। अमीना बेगम, इनके पटना के नवाब से शादी होती है, अजीम जैनुलदीन। पटना के नवाब से इनकी शादी हो रही है, अजीम जैनुलदीन। इनके एक लड़का होता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। इसीलिए कहा गया है कि सिराजुद्दौला अली वर्दी खां की पुत्री का लड़का था। अमीना बेगम की शादी पटना के नवाब अजीम जैनुलदीन से हुई है। दूसरी लड़की का नाम था मुनीरा। नेक्स्ट, डॉटर वाज मुनीरा। इसकी शादी पूर्णिया के नवाब से हुई थी। शी गॉट मैरिड विद द नवाब ऑफ पूर्णिया। इनके लड़के का नाम था शौकत जंग। ये सब आपको आगे मिलेंगे अभी। शौकत जंग। अगली लड़की का नाम है घसीटी बेगम। नेक्स्ट गर्ल आर नेक्स्ट डॉटर इज घसीटी बेगम। इनकी शादी ढाका के एक राजस्व अधिकारी से होती है। सी गॉट मैरिड विद द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ ढाका। और घसीटी बेगम के कोई संतान नहीं थी। घसीटी बेगम हैड नो इशू। क्लियर?
सिराजुद्दौला का शाब्दिक अर्थ, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला का वास्तविक अर्थ है प्रकाश पुंज, राज्य का प्रकाश पुंज, द लाइट ऑफ स्टेट, प्रकाश पुंज, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और अंतिम स्वतंत्र गवर्नर है ये बंगाल का, ही इज द लास्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के सामने बहुत सारी स्थितियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, क्यों? आइए देखते हैं। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की षड्यंत्र का परिणाम था। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिशर्स। प्लासी का युद्ध षड्यंत्रों का परिणाम था, और षड्यंत्रों में शामिल लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम षड्यंत्रों में शामिल लोगों को जान जाएं तो कहीं से प्रश्न बनाया जाए, सोर्स तक हमारी एक्सेस हो जाती है। कौन कौन है इस षड्यंत्र में, आइए देख लेते हैं। सिराजुद्दौला के विरोधी गुट में या षड्यंत्रकारी गुट में निम्नलिखित लोग शामिल हैं, जैसे शौकत जंग, किसका लड़का है? मुनीरा और पूर्णिया के नवाब का शौकत जंग। उसी की मौसी का लड़का शामिल है षड्यंत्र में। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी खत्म था। इतिहास, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, इन सब का परिणाम भी है। अपनों से सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जब तक आप सफल नहीं हुए हैं सारे अपने चाहेंगे कि आप सफल ना हो, और जब आप सफल हो जाएंगे तो वही अपने आपके सामने, इससे बड़ा हमदर्द कोई नहीं होगा। जो आपको पराजित करना चाहता है वही आपके सफलता की दुआ मांगने का नाटक करता नजर आएगा। शौकत जंग, दीवान राय दुर्लभ, अमीचंद एक व्यापारी सौदागर, मानिक चंद एक प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मानिक चंद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फतेह चंद इसी को कहते हैं जगत सेठ। टाइटल दिया किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। जगत सेठ कब दिया? 1744। इसलिए जिसकी सरकार आने वाली रहती है व्यापारी उसकी फंडिंग बढ़ा देते हैं। फतेह चंद आरबीआई ऑफ बंगाल, बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर। राज वल्लभ और इसका पुत्र कृष्ण वल्लभ, ये सब षड्यंत्र में शामिल हैं। अगर मुनीरा बेगम का पुत्र शौकत जंग शामिल है तो घसीटी बेगम है नो इशू। घसीटी बेगम को कोई पुत्र नहीं है, फिर भी वो षड्यंत्रों में शामिल है। घसीटी बेगम मौसी शामिल है, महत्वाकांक्षी मौसी। मीर जाफर सिराजुद्दौला के बाद बनने वाला अगला नवाब। यार लतीफ और खादिम खां, ये सब कॉन्स्पिरेटर हैं। दीज आर कॉन्स्पिरेटर, षड्यंत्रकारी, षड्यंत्रकारी कॉन्स्पिरेटर। क्लियर? अब आपको ये बात पता चल गई कि प्लासी के युद्ध के जन्म के पीछे कितने लोग जिम्मेदार थे। और अगर हमको ये पता चल जाए कि कितने लोग जिम्मेदार थे तो हम आसानी से प्रश्नों के चरित्र को देखकर उसका अनुमान लगा सकते हैं। बड़ी से बड़ी परीक्षा में उसके थीम से लेकर प्रश्न आते हैं, उसके फैक्ट को लेकर के प्रश्न आते हैं। आपके पास दोनों हैं। थीम देने की कुछ वीडियोज में कोशिश और फैक्ट देने की अगले वीडियोज में कोशिश की जा रही है। क्लियर? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में तनाव का कारण। सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज, तनाव का कारण क्या कारण था कि जो प्लासी का युद्ध हुआ? पहला कारण तो ये था कि जब ये सिंहासन पर बैठा
तो कोई अंग्रेज अधिकारी इसके दरबार में नहीं आया, कोई उपहार नहीं प्रस्तुत किया गया, कोई भेंट नहीं प्रस्तुत किया गया। ये तो बड़ी बात है ना कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं और कोई आप बधाई तक ना दे। तनाव का कारण है ना, आप सफल हो जाएं और कोई आपको महत्व ही ना मिले। ये चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है। इसलिए एक टेंशन ये था कि हमें मान्यता अंग्रेज क्यों नहीं दे रहे हैं। क्लियर। राजवल्लभ, कृष्ण वल्लभ, ये इसके विरोधी गुट के राजा थे, सामंत थे। और जब सामंत थे, राजा थे, तो इन लोगों को शरण अंग्रेजों ने कहां दे रखी थी? कलकत्ता के किले में। दे गॉट शेल्टर इन द फोर्ट ऑफ कोलकाता। कलकत्ता के किले में इनको शरण मिली थी। राजवल्लभ और कृष्ण वल्लभ, मैं समझा पा रहा हूं आप सबको? एक एक तार खुल रहे हैं, तो बोलो भारत माता की जय। यूरोप की स्थिति यह है कि वहां सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। बैटल ऑफ 7 ईयर या 7 ईयर बैटल, ये क्या था? यही आप कर्नाटक युद्ध में पढ़ेंगे। 3 युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका were taken place due to the 7 year battle started in Europe। यूरोप की स्थिति क्या थी, यही देख लेते हैं। यूरोप की स्थिति यह थी कि प्रशा एक स्टेट था जिसे हम लोग आधुनिक जर्मनी कहते हैं, और इसी के बगल में एक राष्ट्र था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक बफर स्टेट था फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनके बीच में। जैसे नेपाल में कौन सी सरकार बनती है हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो भारतीय समर्थक है तो भारतीयों के लिए खतरा कम है, अगर चाइनीज समर्थक है तो भारत उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है। यही इतिहास में भी होगा। ऑस्ट्रिया यूरोप में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष, और सक्सेसरशिप बैटल स्टार्टेड इन ऑस्ट्रिया। फ्रांस और जर्मनी जान रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी अगल बगल हैं। फ्रांस जान रहा है कि अगर हमारे पक्ष में ऑस्ट्रिया का राजा हुआ तो हम मजबूत हो जाएंगे। जर्मनी जान रहा है अगर फ्रांस मजबूत हुआ तो हम कमजोर हो जाएंगे। इसलिए जर्मनी और ब्रिटेन ऑस्ट्रिया का समर्थन करते हैं और फ्रांस अपने पक्ष का राजा बनाना चाहता है। इसी बात को लेकर के यूरोप में 7 साल तक युद्ध चलेगा कि राजा कौन, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। और जब वहां राजा कौन, तो भारत में भी उपनिवेश किसके, फ्रांस और ब्रिटेन के। पांडिचेरी में फ्रांसीसी, मद्रास में फ्रांसीसी, कलकत्ता में अंग्रेज, उड़ीसा में अंग्रेज, बिहार में अंग्रेज, इसको लेकर के युद्ध। क्लियर। इस तरह से सप्तवर्षीय युद्ध का कारण यह है कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, और सप्तवर्षीय युद्ध होगा तो बंगाल पर कहीं फ्रांसीसियों का कब्जा ना हो जाए या फ्रांसीसी किले पर अंग्रेजों का कब्जा ना हो जाए। इसलिए अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने किलेबंदी शुरू कर दी। फोर्टिफिकेशन स्टार्टेड इन कोलकाता। कलकत्ता में अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने किलेबंदी शुरू कर दी। आपके ही घर के पास कोई कुछ करने लगे बगैर आपसे पूछे तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम यह हुआ कि सिराजुद्दौला ने इन दोनों को किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। ही ऑर्डर टू देम प्रिवेंट द कंस्ट्रक्शन और प्रिवेंट द फोर्टिफिकेशन। ही प्रोहिबिटेड, उसने क्या किया? आदेश जारी किया कि आज्ञा का पालन हो। अंग्रेजों ने उसके आज्ञा की अवहेलना की। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी जारी रखी। ब्रिटिशर्स डिड नॉट स्टॉप देयर कंस्ट्रक्शंस और देयर फोर्टिफिकेशन। अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी को जारी रखा। ये बात उसे अच्छी लगेगी? नेवर। अब अगला कदम वो उठा लेता है। अगला कदम क्या उठाता है? कासिम बाजार।
कलकत्ता के पास ही एक बाजार है, वहां पर अंग्रेजों की फैक्ट्री है और उसका निरीक्षण करने के लिए अधिकारी भेजता है। He sent their officer to investigate the factory of कासिम बाजार which was led by Britishers, जो अंग्रेजों के नेतृत्व में चल रही थी। और अंग्रेजों ने कितना साहस बढ़ा हुआ है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के अधिकारियों को कासिम बाजार की फैक्ट्री में प्रवेश नहीं करने दिया। They did not permit to officers of सिराजुद्दीन to investigate the factory of कासिम बाजार। कासिम बाजार की फैक्ट्री का इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया गया। ये स्थिति है तो तकलीफ नहीं बढ़ेगी, सीधी चुनौती किसको? सिराजुद्दौला को। अब युद्ध अपरिहार्य हो गया, इट वॉज नेसेसरी टू फाइट, अनिवार्य हो गया युद्ध। चुनौती उसके सामने, अब अंग्रेज उसे चिढ़ा रहे हैं। आगे देखते हैं। ये डेट याद रखिएगा, 16 जून 1756, 16 जून 1756। सिराजुद्दौला बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था और इसने कलकत्ता पर हमला कर दिया। ही अटैक्ड ओवर कोलकाता। और जब इसने कलकत्ता पर हमला कर दिया तो अंग्रेजों के गवर्नर थे ड्रेक और सेनापति थे मिंजन। ड्रेक और मिंजन फुल्डा द्वीप में भाग करके शरण लेते हैं। दे टुक शेल्टर एट फुल्डा आइलैंड, फुल्टा आइलैंड। बात समझा पा रहा हूं मैं? कारण पता चल गया आपको? और जैसे ही कारण पता चला, आपको पता चल गया कि अंग्रेज जो अभी तक उसकी किसी बात को नहीं मान रहे थे, उन्हें भाग करके कहां शरण लेना पड़ा? फुल्टा द्वीप। और उन्होंने मद्रास से सहायता मांगी कि आ जाइए, अब जरूरत पड़ गई है, इनको निपटाना है। और इसी समय 20 जून 1756 जेड हॉलवेल ने एक घटना की बात की है, ब्लैक होल की। काल कोठरी की घटना। इनके अनुसार एक 18x10x6 के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया सिराजुद्दीन के अधिकारियों द्वारा, और उसमें से केवल 23 अंग्रेज अधिकारी बचे, जिसमें से हालवेल भी एक था। वंडर ऑफ एलाइव इसकी किताब का नाम है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से यह बात जानी जाती है। काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है, जिसमें 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और सांस फूल करके उसमें से ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती है। केवल 23 अंग्रेज व्यक्ति जिंदा रहते हैं, जिसमें से जेड हॉलवेल भी शामिल है। लेकिन तत्कालीन जो इतिहासकार हैं हुसैन अली, वो ऐसी किसी भी घटना से इनकार करते हैं। ठीक है, तो तात्कालिक अन्य स्रोत के इतिहासकारों ने ऐसी घटना होने से मना किया। आइए आगे देखते हैं। बैटल ऑफ मनिहारी। अभी आंतरिक समस्याएं भी उसकी बढ़ रही हैं। वो तो बाहरी चुनौतियों से लड़ ही रहा है अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से। इंटरनल भी उसकी मौसी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। मौसी का लड़का शौकत जंग, वो भी दिक्कत पैदा कर रहा है। और बैटल ऑफ मनिहारी 56 में ही होता है। और इस युद्ध में घसीटी बेगम और शौकत जंग को सिराजुद्दौला परास्त करता है। फाइनली डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ मनिहारी टू घसीटी बेगम एंड शौकत जंग। शौकत जंग और घसीटी बेगम को परास्त करता है इन द बैटल ऑफ मनिहारी, मनिहारी के युद्ध में। क्लियर? और घसीटी शौकत जंग को गिरफ्तार करता है और इसकी हत्या कर देता है, और घसीटी बेगम को ले आता है अपने महल मुर्शिदाबाद में। इनको बंदी बना लिया जाता है। ठीक, और उधर कलकत्ता पर हमला करने के बाद क्या किया था? आफ्टर द अटैक ओवर कलकत्ता, उसने कलकत्ता पर जब आक्रमण किया तो मानिक चंद को वहां का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया। ही अपॉइंटेड मानिक चंद एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जॉली एलएलबी फिल्म का एक डायलॉग है, 28,000 पाने वाला
36 करोड़ का मालिक है, दीमक है जनाब, एक दिन राष्ट्र को खोखला कर देगा और पता भी नहीं चलेगा। कहने को तो एक फिल्म का डायलॉग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि भ्रष्टाचार मानवाधिकार पर सबसे बड़ी चोट है। भ्रष्टाचार किसी भी राष्ट्र को खोखला कर सकता है, और यही भ्रष्टाचार की भेंट कौन चढ़ रहा है? बंगाल। मानिकचंद ने घूस लेकर के जिस कलकत्ता को हमला करके अपने कब्जे में लिया था, किसने? सिराजुद्दौला ने। उस कलकत्ता को घूस लेकर के एक भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अंग्रेजों को दे देता है, हैंडेड ओवर टू ब्रिटिशर्स। इसीलिए सारी प्रशासनिक सेवाओं में इंटरव्यू अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। क्या चेक करने के लिए? इंटीग्रिटी। ये दुर्भाग्य की बात है कि बायसनेस होने लगता है इंटरव्यू में, जिसके कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने इंटरव्यू के नंबर को घटा दिया है, लेकिन इंटरव्यू को हटाया नहीं, क्योंकि कॉपी में लिखे गए उत्तर और व्यक्तिगत किए गए प्रदर्शन में अंतर होता है। हम उसके एटीट्यूड को चेक नहीं कर पाते हैं। एटीट्यूड को चेक करने के लिए ही साइकोलॉजिस्ट को बैठाया जाता है इंटरव्यू बोर्ड में, कि ये व्यक्ति इम्पेशेंट तो नहीं है। इम्पेशेंट था कौन? टीपू सुल्तान भिड़ गया बिना मतलब अंग्रेजों से और मारा गया। कहे ना, हमारे पापा शेर से लड़ गए, क्या हुआ? चीर के फाड़ के खा गया। ऐसे युद्ध का क्या मतलब है? जिसकी कोई तैयारी ही ना हो। इसे मूर्खता कहते हैं। व्यक्ति इम्पेशेंट तो नहीं है, ये किससे चेक होता है? इंटरव्यू से। क्यों? इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति आपकी सेवा में नहीं, आईएएस 2019 के उसमें मेंस में ये प्रश्न आया है कि इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा सारी और क्वालिटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो वो चाहे इतना इंटेलिजेंट हो, वो आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है। और इसने मानिकचंद को यहां का प्रशासनिक अधिकारी बना दिया। कलकत्ता का नाम बदल करके उसने अलीनगर रख दिया। ही चेंज द नेम ऑफ कोलकाता एंड रीनेम्ड कोलकाता एज अलीनगर। और उसने कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। और जब कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया तो अंग्रेजों के साथ उसने एक ट्रीटी साइन की, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि में क्या क्या हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता का नाम उसने अलीनगर रख दिया था, और उसी कलकत्ता को घूस लेकर के अंग्रेजों ने किसको हैंड ओवर कर दिया? अंग्रेजों ने हैंड ओवर कर दिया, सॉरी, कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा, और इसी अलीनगर को घूस लेकर के मानिकचंद ने किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। और जब अंग्रेजों को दे दिया तो अंग्रेजों ने अब जाकर के सिराजुद्दौला से एक संधि की। क्या? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपना जब धोखेबाज निकल जाए, घर का भेदी लंका ढावे। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर, इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी। 9 फरवरी 1757, 9 फेब 1757 ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की संधि होती है। और इस संधि में क्या किया गया? कलकत्ता में अंग्रेजों को किलेबंदी करने की अनुमति दे दी गई। ब्रिटिशर्स वर परमिटेड टू फोर्टिफाई फॉर फोर्टिफिकेशन इन कोलकाता। कलकत्ता में किलेबंदी की छूट दे दी गई। नोट कर लीजिएगा इसे। ब्रिटिशर्स वर परमिटेड टू फोर्टिफिकेशन इन कोलकाता। अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी करने की अनुमति दे दी गई। दूसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों को सिक्के ढालने की अनुमति दे दी गई। ब्रिटिशर्स वर परमिटेड टू इशू देयर ओन कॉइन्स। जिसका सिक्का चलता है, कहते हैं ना हमारा वहां सिक्का चलता है, जिसका सिक्का उसकी सरकार। ये लगभग आत्महत्या करने वाली संधि थी। केवल अंग्रेज यहां दुर्गीकरण करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। ओनली ब्रिटिशर्स विल फोर्टिफाई हियर, नोबडी अदर्स, नो वन अदर्स, कोई और नहीं करेगा। केवल अंग्रेज करेंगे, दूसरा कोई करने नहीं जा रहा है। पहले की तरह बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको मिल जाएगी? अंग्रेजों को। ब्रिटिशर्स गॉट वंस अगेन दीवानी राइट्स। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा।
नवाब अंग्रेजों को युद्ध की क्षतिपूर्ति देगा 3 लाख रुपए। नवाब विल हैंडेड ओवर या नवाब विल बी कंपनसेटेड एज 3 लाख रुपीज। नवाब 3 लाख रुपए देगा। यह है दिक्कत, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक, आगे देखते हैं कारण क्या था। 30 जून 1757 के युद्ध का कारण क्या था। युद्ध के कारण का अगर पता किया जाए तो सबसे बड़ा कारण क्या था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया था। ब्रिटिशर्स स्नैच्ड चंद्रनगर फ्रॉम फ्रेंच, छीन लिया था। ये बात नवाब को अच्छी नहीं लगी। नवाब गॉट एंगर फ्रॉम दिस एक्ट। ये बात नवाब को अच्छी नहीं लगी। अंग्रेजों को पता था क्या मुगलों पर अटैक हो सकता है। किसका? अहमद शाह अब्दाली का। मराठा टेरर बने हुए हैं, पंजाब जीत लिए हैं। उड़ीसा की हिस्सेदारी अलीवर्दी खां के समय से ही चौथ सरदेशमुखी। बंगाल कैसे बचा रहेगा। कनेक्ट हो पा रहे हैं आप। अंग्रेजों को पता है कि अहमद शाह अब्दाली मराठों के आक्रमण का भय है। क्लाइव मद्रास से आ चुका है। अंग्रेज सेना इस समय सशक्त स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात, नवाब के अपने ही अधिकारी अंग्रेजों से मिले हुए हैं। मीर जाफर चीफ सेनापति। क्लियर। जैसे ही अंग्रेजों ने चंद्रनगर को जीता, नवाब ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। क्लाइव ने अपनी सेना मुर्शिदाबाद की तरफ मोड़ दी। क्लाइव टर्न दियर आर्मी टुवर्ड्स मुर्शिदाबाद। और जब उसने मुर्शिदाबाद की तरफ अपनी सेना मूव कर दी तो 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में स्थान है प्लासी, प्लासी के मैदान में अंग्रेज और सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने आकर खड़ी हुई। और अंग्रेजों ने षड्यंत्र के माध्यम से, चूंकि मीर जाफर उसका मुख्य सेनापति था, उसने युद्ध ही नहीं किया और सिराजुद्दौला से कहा कि आप भाग सकते हो तो भागिए। एक सामान्य सी छोटी लड़ाई होती है जिसमें सिराजुद्दौला वहां से भागने की कोशिश करता है और अंत में मारा जाता है। क्लियर बात यहां तक समझ में आ रही है ना आपको। अब नवाब किसको बनाया जाएगा? मीर जाफर। ये क्या बन गया? कठपुतली। अब ये अंग्रेजों को क्या दे रहा है? इज हैंडिंग ओवर टू ब्रिटिशर्स व्हाट? पैसा, अधिकार, समझौता। अंग्रेजों को कमजोर अधिकारी चाहिए था। मीर जाफर अब ये बात समझ गया था कि अंग्रेज किसी के नहीं हैं, इसलिए अब वो अंग्रेजों की घेराबंदी शुरू करेगा। और जैसे ही घेराबंदी शुरू करेगा तो बैटिल ऑफ प्लासी में आपको पता है किसकी हत्या हो जाएगी? सिराजुद्दौला। यहां तक हम आपको समझा पाने में सफल हैं। बात मैं आपको समझा पाया। बंगाल में इस तरह से घटनाओं को जोड़ करके आप पढ़ेंगे तो आपको परेशानी कम आएगी। बाद में 1760 में हम लोग देखते हैं नवाबों का शासन क्रम, वहीं पे समझाते हैं आपको। हाँ, मीर जाफर 1757 से 60
अंग्रेजों की डिमांड बढ़ती गई, ये देने से मना किया, हटा करके किसे राजा बना दिया गया? मीर कासिम। मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम से भी डिमांड बढ़ेगी, ये भी इसका फोर्टिफिकेशन अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा, और जब मजबूत करने की कोशिश करेगा तो अंग्रेजों को अच्छा लगेगा। ये भी अंग्रेजों की डिमांड को पूरी कर पाने में सफल नहीं था, इसलिए एक बार फिर से मीर जाफर को क्या बना दिया गया? राजा, और इसे हटा दिया गया। और ये कहां जाएगा? अवध। बंगाल का नवाब है, हटा दिया गया, अपनी कुछ सैन्य टुकड़ी लेकर के अवध। और अवध का नवाब किसके, अवध के नवाब के शरण में कौन है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में, इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764, in 1764, in the leadership of मुनरो, मुनरो के नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ मुनरो, मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल की संयुक्त सेना को परास्त किया। इस युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब भारत पर कौन शासन करेगा, हु विल रूल्ड ओवर इंडिया। मराठे पानीपत के युद्ध से बाहर, अंग्रेज बक्सर के युद्ध में अवध, बंगाल, मुगल बाहर, प्रतियोगिता में कोई है ही नहीं। क्यों? बैटल ऑफ मैसूर, बैटल ऑफ आंग्ल एंड सिख, सब धीरे धीरे क्या करेंगे? खत्म होते जाएंगे। अभी तीन बड़ी शक्तियां हैं, मुगल, अवध, बंगाल, खत्म। जब एक खत्म होगा तो दूसरी तरफ ध्यान दिया जाएगा। अब यहीं से शुरू होगा फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल, मराठाओं को खत्म किया जाएगा। सेकेंड एंग्लो मराठा बैटल, थर्ड एंग्लो मराठा बैटल, एंड मराठा विल बी फिनिश्ड इन 1818। देख रहे हैं ना, इसी कालखंड में अंग्रेज कैसे भारतीयों से लड़ लड़ करके भारतीयों को खत्म कर रहे हैं, और इसी समय ये विदेशी सत्ताओं को भी बाहर करेंगे। बैटल ऑफ बेदारा एंड बैटल ऑफ वांडीवास 1759-1760, सप्तवर्षीय युद्ध का कार्यकाल। बैटल ऑफ बेदारा 1759 और बैटल ऑफ वांडीवास 1760, बैटल ऑफ प्लासी 1767, बैटल ऑफ बक्सर 1764। अंग्रेज न केवल भारतीय शक्तियों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, बल्कि विदेशी सत्ताओं को भी यहां से वापस भेज रहे हैं। डचों को यहां से वापस भेज दिया और फ्रांसीसियों को यहां से वापस भेज दिया, इनकी शक्ति को खत्म कर दिया। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, और बक्सर के युद्ध में जब ये परास्त कर देता है तो उसके बाद नजमुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि करता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और जब इलाहाबाद की संधि करता है तो इलाहाबाद की संधि में वो मुगलों से अंग्रेजों को अपना सक्सेसर घोषित करा लेता है। तो ब्रिटिशर्स बिकेम द रियल सक्सेसर ऑफ मुगल डायनेस्टी। क्लियर? इस तरह से मुगलों ने क्या किया है, अपने आप को हैंडओवर कर दिया है EIC के सामने। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करके बंगाल किसके अंडर में आ जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के। इतनी सी बात आपको समझानी थी। राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण था बंगाल। बंगाल हमने आपको समझा दिया, और इसके बाद अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे अन्य राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आते हैं। उसका एक बेसिक फीचर खींच लिया गया है। जो भी अध्ययन आप करेंगे इसी क्रम में करेंगे। जैसे मैसूर में है बैटल ऑफ मैसूर, उसमें 3 संधियां हुई हैं, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपत्तनम। तो वो 3 संधियों के बारे में आप डिटेल से एनालाइज कर लेंगे, इसी तरह से कर लेंगे, तो आपका जो अध्ययन होगा बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही। आप सबके सहयोग के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।